हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुए शो द ट्रायल को। तो एपिसोड 1 जिसका नाम है द सेकंड कमिंग की शुरुआत एक न्यूज से होती है। एडिशनल जज राजीव सेन गुप्ता को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उसने रिश्वत ली। वैसे रिश्वत में उसने कोई पैसे नहीं लिए, उसने रिश्वत में सेक्सुअल फेवर लिया। अब राजीव एक बड़ा जज था तो ये केस एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। उसकी पत्नी नियोनिका सेन गुप्ता जो कि एक जमाने में टॉप की लॉयर हुआ करती थी, मगर शादी के बाद उसने वकालत छोड़ दी। मीडिया का कहना है कि सबको ये बात पता थी, बस इसकी पत्नी को छोड़ के। कहीं ये इनकी मिली भगत तो नहीं, या कहीं ये इनका फैमिली बिजनेस तो नहीं। क्या होगा अब इनकी मासूम दो लड़कियों का, क्योंकि इस कांड की वजह से सेन गुप्ता परिवार की सारी संपत्ति को सीज कर लिया गया है। अब कहानी 3 महीने आगे शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि सेन गुप्ता परिवार फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बेटी की स्कूल की फीस ना भरने के रिमाइंडर आ रहे हैं। वहीं नियोनिका को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है। कोई कहता है कि आपके वकालत छोड़े हुए 10 साल हो गए हैं, कोई कहता है कि आपके पति का नाम काफी खराब है जिससे इसको जॉब नहीं मिल सकती। नियोनिका अपना घर छोड़ एक फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। तब इसका एक पुराना फ्रेंड विशाल जो कि एक टॉप का लॉयर है, इसकी हेल्प करता है। वो नियोनिका को अपने फर्म में एक जूनियर लॉयर की जॉब देता है जो कि एक मशहूर लॉयर मालिनी खन्ना को मोहित सिंह के केस में असिस्ट करती है। मोहित सिंह एक पॉपुलर क्रिकेटर था जिसने सुसाइड कर लिया। रीजन बताया जाता है उसकी गर्लफ्रेंड जो कि 5 हफ्तों से पुलिस कस्टडी में है। मालिनी इसकी बेल के लिए लड़ रही है और आज इसकी बेल हियरिंग है। लेकिन आज ही मालिनी को एक केस के लिए हाई कोर्ट जाना है, इसलिए वो जूही की बेल हियरिंग में नियोनिका को ये कहकर भेजती है कि मेरे आने तक तुम जज को होल्ड करने को कहना। पर कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। जज कहता है कि आप ऐसे कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। बेल के लिए आपको ही अभी आर्गुमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बेल नहीं मिलेगी। ये सुन नियोनिका काफी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहें, क्योंकि उसने आज ही ज्वाइन किया था। उसे केस के बारे में भी इतना कुछ पता नहीं था, मगर वो पहले एक टॉप की लॉयर रह चुकी थी, तो वो किसी तरह खुद को मैनेज करती है और आर्ग्यूमेंट शुरू करती है। उसकी दलील में दम भी होता है जिससे जूही को बेल मिल जाती है। ये बात मालिनी को जरा भी रास नहीं आती। वो काफी इनसिक्योर हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर जूही को कोई भी बेल दिला सकता है तो मेरी क्या जरूरत। वहीं अब जूही भी चाहती है कि उसका आर्ग्यूमेंट आगे भी नियोनिका ही लड़े। नियोनिका की हेल्प के लिए मालिनी एक कंसल्टेंट को भेजती है जिसका नाम सना है। सना बताती है कि वो पहले राजीव के लिए काम किया करती थी, पर एक दिन अचानक राजीव ने इसे जॉब से निकाल दिया। अब ये दोनों जूही का बयान लेते हैं। जूही का कहना है कि मोहित उस दिन क्रिकेट प्रैक्टिस से काफी लेट घर आया और उसने शराब भी पी रखी थी, जिससे हमारा झगड़ा हो गया। वैसे तो ऐसे झगड़े हमारे काफी होते रहते हैं, पर हर बार सब कुछ ठीक हो जाता है। पर उस दिन मोहित हमारे सोने के 4 घंटे बाद ऊपर से कूद गया। न्यूज वालों ने मुझे मर्डरर बुलाना शुरू कर दिया, पर इसमें मेरी क्या गलती। वैसे मोहित एक काफी टैलेंटेड क्रिकेटर था। ऐसा माना जा रहा था कि वो आगे जाके एक टॉप का क्रिकेटर बनेगा, इसलिए इसकी मौत एक हाई प्रोफाइल केस बन जाती है। नियोनिका उसे नॉर्मल रहने को कहती है। वहीं हम देखते हैं कि राजीव के कांड की वजह से उसकी बच्चियों को स्कूल में चिढ़ाया जाता है। इनके पापा के मीम शेयर किए जाते हैं। एक बार तो इसकी छोटी बच्ची से ये कंट्रोल नहीं हुआ, उसने मीम शेयर करने वाले को थप्पड़ लगा दिया। नियोनिका इसे समझाती है कि मेरा भी मन करता है जो ऐसी बातें करते हैं उनको थप्पड़ लगाऊं, लेकिन हम अपनों की गलतियों के लिए कितनों को थप्पड़ लगाएंगे। फिर हम इलियास को देखते हैं जो कि एक सलाहकार है। उसके बड़े बड़े पॉलिटिशियन और लॉयर से कनेक्शन हैं। वो उन्हें सलाह देता है। इलियास सेन गुप्ता फैमिली का काफी अच्छा फ्रेंड है, इसलिए वो नियोनिका को बताता है कि मोहित का कोच तकेश अपने लिए एक बेस्ट क्रिमिनल लॉयर ढूंढ रहा है और कोई भी इनोसेंट आदमी अपने लिए क्रिमिनल लॉयर नहीं ढूंढता। मतलब इस केस में तकेश ने कुछ तो जरूर किया है। अब हम कोर्ट की अगली हियरिंग देखते हैं। यह एसीपी का कहना है कि जूही ने मोहित को मेंटली काफी परेशान कर रखा था। वो उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगा करती थी। मोहित जब नहीं दे पाता था तो वो उसे छोड़ने की धमकी दिया करती थी। ये सब मोहित सहन नहीं कर पाया और स्ट्रेस में आकर खुद की जान ले ली। मगर नियोनिका का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ मीडिया की थ्योरीज को ही सच माना है। उन्होंने जूही के अलावा किसी दूसरे नजरिए से इस केस को नहीं देखा। क्या पता मोहित की स्ट्रेस का कारण कोई दोस्त हो या उसका ट्रेनर तकेश हो, या कुछ भी हो सकता है। फिर तकेश के बारे में पता करने पर इन्हें पता चलता है कि वो अपने प्लेयर्स को परफॉर्मेंस बूस्टर ड्रग्स दिया करता था। उसका कहना था कि ये सब्सटेंस ब्लड से 12 दिन में खत्म हो जाते हैं और क्रिकेटर के ब्लड टेस्ट की खबर 1 महीने पहले आती है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जूही बताती है कि इस बार टेस्ट की खबर 3 दिन पहले ही आई तो मोहित ने वो ड्रग्स ले रखे थे और कुछ टाइम से वो फॉर्म में भी नहीं था, जिससे वो काफी एग्रेसिव हो गया।
उसने मुझे भी मारा। मगर जूही ये सब जज को बताने से मना करती है, वो मोहित को बदनाम नहीं करना चाहती। अगली हियरिंग में हम देखते हैं या तकेश बताता है कि हमारी एकेडमी में सारे प्लेयर मेंटली काफी स्ट्रांग होते हैं और मोहित तो काफी स्ट्रांग और मेहनती था। इस पे नियोनिका काशिन शेट्टी का एग्जाम्पल देती है जो इन्हीं की एकेडमी में था और काफी टैलेंटेड था, लेकिन उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उसे हार्ट अटैक आया था। वो बच तो गया मगर उसके बाद उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला। तकेश का कहना है कि उसकी लाइफस्टाइल खराब थी। ये तकेश से परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स के बारे में पूछते हैं जिसपे ये मना कर देता है। तभी यहाँ काशिन आता है। काशिन को देख तकेश तिलमिला उठता है। वो कहता है कि ये फेलियर है, ये झूठा है। मैं सिर्फ कोच नहीं हूँ, मैंने बहुत से स्टार प्लेयर्स बनाए हैं। और गुस्से गुस्से में इसके मुंह से निकल जाता है कि मैं उन्हें सप्लीमेंट्स देता था। वो कहता है कि काशिन ने ज्यादा सप्लीमेंट्स लिए थे जिससे उसे हार्ट अटैक आया। ये सुनकर कोर्ट मोहित के केस को वापस रीओपन करने का बोलती है। साथ ही वो जूही से माफी मांगती है और उस पर लगे सभी चार्जेस विड्रॉ भी करते हैं। नियोनिका को भी अब खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। वो अपने बच्चियों की स्कूल जाती है, प्रिंसिपल से उन लड़कियों की कंप्लेन करती है। वो कहती है कि आप कुछ एक्शन लो नहीं तो मैं आप पे केस करूंगी। इसके बाद हम नियोनिका को देखते हैं। वो अपने पति से मिलती है। उससे कहती है कि उसकी वजह से उसकी बच्चियों का बचपन छीन गया। वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब एपिसोड 2 सीन फ्रॉम अ मैरिज की शुरुआत होती है। हम देखते हैं धीरज पासवान नाम के एक बंदे को। एक्चुअली ये भी इनकी फर्म में एज ए जूनियर लॉयर लगा है। हमें पता चलता है कि नियोनिका की जॉब परमानेंट नहीं है। ये यहाँ 6 महीने के लिए इंटर्नशिप पे है। 6 महीने बाद इसे या धीरज दोनों में से एक को यहाँ परमानेंट जॉब मिलेगी। अब इस फर्म के दोनों पार्टनर यानी कि विशाल और मालिनी, इनकी सोच इन्हें लेकर काफी अलग है। विशाल चाहता है कि नियोनिका यहाँ परमानेंट हो जाए, वहीं मालिनी धीरज को सपोर्ट कर रही है। हमें पता चलता है कि इस फर्म में एक तीसरा पार्टनर भी है, किशोर, जो कि कभी ऑफिस नहीं आता और ये उसे कुछ कहते भी नहीं क्योंकि 50% से ज्यादा क्लाइंट उसकी वजह से ही हैं। आगे पुलिस अनन्या के स्कूल से रजत कक्कर नाम के एक स्टूडेंट को अरेस्ट कर लेती है। ये नियोनिका के पुराने घर का नेबर था। जब नियोनिका को इस बारे में पता चलता है कि उसे मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया है तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाती है। ये बताता है कि प्रिंसिपल ने इसका और इसके एक फ्रेंड तरुण का फोन ले लिया था। उसे ही लेने ये रात को प्रिंसिपल ऑफिस का लॉक तोड़ के अंदर घुसे थे। तरुण अंदर फोन लेने गया था और ये बाहर खड़ा था। तभी वहाँ एक पियोन माधव आ जाता है जिसे देख रजत वहाँ से भाग गया। आगे क्या हुआ उसे नहीं पता, बट पुलिस कह रही है कि रजत ने माधव को मार दिया। क्योंकि नियोनिका रजत के काफी करीब थी तो वो इस केस को नहीं लड़ना चाहती, इसलिए मालिनी धीरज को ये केस दे देती है। पहली हियरिंग में अपोजिशन लॉयर कहती है कि रजत एक रिच फैमिली से है, अगर वो बाहर आया तो उसे फौरन भेज दिया जाएगा, इसलिए इसे कुछ दिन और कस्टडी में रखा जाए। और आज का फैसला अपोजिशन लॉयर के पक्ष में जाता है। इसे कुछ दिन के लिए कस्टडी में रखा जाता है क्योंकि तरुण ने भी पहले ही रजत के अगेंस्ट गवाही दे दी है। वहीं हम देखते हैं कि इनका फर्म थोड़ा लॉस में जा रहा है। विजन मोटर जो कि इनके बहुत बड़े क्लाइंट है, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। इस पे विशाल उस कंपनी के मालिक से बात करता है, पर उसका कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसने तीसरे पार्टनर किशोर की वजह से किया था। अब उसी का इंटरेस्ट इस फर्म में इतना नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू क्यों करें। हमें पता चलता है कि विजन मोटर के मालिक का डाइवोर्स होने वाला है। विशाल इसे कहता है कि मैं आपको हेल्प करूंगा ताकि डाइवोर्स के बाद आपको अपनी कंपनी का 50% शेयर उसे ना देना पड़े। ये कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। अब हम अगली हियरिंग में देखते हैं यहाँ तरुण भी होता है। तरुण यहाँ कहता है कि रजत किसी भी तरह अपना फोन लेना चाहता था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो प्रिंसिपल ऑफिस का लॉक तोड़कर अपना फोन लेने वाला है। जब मुझे ये पता चला था मैं वहाँ से भाग गया था और लॉन में रजत का वेट कर रहा था। तभी मैंने देखा कि वहाँ माधव आया और रजत ने उसे धक्का दे दिया। दरअसल तरुण म्युनिसिपल कमिश्नर शरद यादव का भांजा है, इसलिए पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करके उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। एक दिन म्युनिसिपल कमिश्नर नियोनिका से मिलने आता है। वो कहता है कि आपने मुझसे बदला लेने के लिए ये केस लिया है क्योंकि मेरे और आपके पति के बीच थोड़ा मनमुटाव है, जिसपे नियोनिका उसे झाड़ देती है। ये कहता है कि आपके पति के कई और भी वीडियोज हैं हमारे पास। हमें पता चलता है कि जो पहला वीडियो था वो भी इन्होंने ही लीक करवाया था। सना और नियोनिका इस घटना के टाइम ही फिर से स्कूल जाते हैं ताकि शायद उन्हें कोई सबूत मिले। सना तरुण की जगह पे खड़ी होती है, तभी लॉन का स्प्रिंकल सिस्टम चालू होता है जिससे वो भीग जाती है।
ये जब प्रिंसिपल से बात करते हैं तो उसका कहना है कि ये रात को हर 15 मिनट में ऑन होता है। अब अगली हियरिंग में ये कोर्ट में बोलती है कि अगर तरुण वहाँ 15 मिनट से ज्यादा खड़ा था, जो कि उसने गवाही में बोला है, तो उससे गीला होना था, मगर उसके बयान में ऐसा कुछ नहीं था। तरुण डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। तरुण की घबराहट देख सबको समझ आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। लियोनिका कहती है कि सच तो ये है कि माधव को धक्का तरुण ने दिया था। कोर्ट अब पुलिस को ये केस वापस री इन्वेस्टिगेट करने को कहती है, क्योंकि तरुण पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा, और रजत को भी छोड़ देती है। नियोनिका फिर अपने पति से मिलने जाती है, उसे जादव की धमकी के बारे में बताती है। तब ये कहता है कि मैंने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया था, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ गया है। फिर इसके पास जूही का कॉल आता है। एक्चुअली ये न्यूज रिपोर्टर अभी भी जूही को खूनी बुला रहा है, जबकि कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। इसलिए नियोनिका उस पर डिफेमेशन केस करती है। इस रिपोर्टर की वजह से जूही की लाइफ काफी मुश्किल हो गई। बेगुनाह होने के बाद भी उसे एक क्रिमिनल की नज़र से देखा जाता था। नियोनिका के घर एक पेन ड्राइव आती है। क्योंकि नियोनिका घर पे नहीं थी, ये पेन ड्राइव बच्चियों के हाथ लग जाती है। उसे चलाने पर ये देखती हैं कि इनके पापा के किसी दूसरी औरत के साथ प्राइवेट फोटोज होते हैं। ये सोचते हैं कि ये सब इनकी माँ को परेशान करने के लिए भेजा जा रहा है, इसलिए ये बात अपनी माँ से छुपाने का सोचते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब एपिसोड 3 विंड्स ऑफ चेंज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि न्यूज एंकर दक्ष को पता चलता है कि उस पे एक डिफेमेशन केस किया गया है, जिसे नियोनिका लड़ेगी। फिर हम विशाल और नियोनिका को बात करते सुनते हैं। इनकी बातों से लगता है कि पास्ट में विशाल नियोनिका को पसंद करता था, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली। मगर विशाल ने आज तक शादी नहीं की, वो आज भी नियोनिका से प्यार करता है। एक्चुअली विशाल और नियोनिका कॉलेज में साथ में थे, तब इनका अफेयर भी था, मगर कॉलेज के बाद से ऐसा कुछ नहीं था। इस फर्म का तीसरा पार्टनर किशोर भी यहाँ आता है। उसे देख लगता है कि वो एक बिंदास इंसान है, उसे काम की कोई टेंशन नहीं है। वो यहाँ आकर नियोनिका को अपने पुराने किस्से सुनाता है। विशाल को देख लगता है कि उसे किशोर कुछ ज्यादा पसंद नहीं। किशोर एक PIL फाइल करने का कह रहा है। उसका मानना है कि 5G टावर की रेडिएशन से बर्ड्स की डेथ होती है। वो इसमें नियोनिका की हेल्प लेता है। नियोनिका उसे कहती है कि PIL का कोई सेंस नहीं, अभी तक किसी भी साइंटिफिक स्टडी में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। फिर इलियास नियोनिका को कॉल कर बताता है कि राजीव के ऊपर 13 मई को रिश्वत लेने के आरोप हैं। इस पे नियोनिका चेक करती है। वो कहती है कि 13 मई को मदर्स डे था, उस दिन राजीव पूरे टाइम हमारे साथ था। वो उसे उस दिन की एक वीडियो भी सेंड करती है। तब राजीव ने उसे एक नेकलेस गिफ्ट किया था। जब इलियास उस नेकलेस की रिसिप्ट मांगता है, तब पता चलता है कि वो तो किसी कंपनी के नाम पे है, यानी कि राजीव ने रिश्वत इस नेकलेस के फॉर्म में ली थी। अब राजीव का बर्थडे आने वाला है। राजीव की माँ चाहती है कि अगर बर्थडे वाले दिन राजीव अपनी बच्चियों से मिल पाता, मगर नियोनिका ऐसा नहीं चाहती। इसके बावजूद भी बर्थडे वाले दिन इनकी दादी इन्हें राजीव से मिलने लेकर जाती हैं। बाद में जब ये बात नियोनिका को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि विशाल और नियोनिका एक और केस हैंडल कर रहे हैं। एक्चुअली एक मशहूर सिंगर टोनी डिकोस्टा की मौत हो गई है। उसकी नर्स, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसने कोर्ट में एक विल दी है, जिसके हिसाब से टोनी की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसका है। मगर टोनी की फैमिली के हिसाब से ऐसी कोई विल है ही नहीं। उसकी फैमिली के हिसाब से उसने विल में पूरी प्रॉपर्टी फैमिली के नाम कर दी थी। मगर फिर भी ये केस किसी तरह क्लोज हो जाता है। टोनी की गर्लफ्रेंड को 40 लाख मिलते हैं, मगर ये बहुत कम था, क्योंकि इन्हें बाद में पता चलता है कि फैमिली ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो फेक थे। विशाल का कहना है कि जो हो गया सो हो गया, अब इसे जाने दो। अब हम इन दो बच्चियों को देखते हैं। ये अपने पापा के वो फोटोज देख रही होती है। फोटोज देख के इन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। थोड़ा रिसर्च करने पर इन्हें पता चलता है कि ये फोटोज तो AI से जनरेटेड है, यानी ये सब फेक है। वहीं किशोर अब इस कंपनी से अलग होना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि विशाल ने उसके क्लाइंट चुराने की कोशिश की। वो कहता है कि मैं अपने सारे क्लाइंट्स भी लेकर जा रहा हूँ, साथ ही मैं एक नया फर्म खोल रहा हूँ, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो यहाँ के एम्प्लॉयज से कहता है कि मेरे साथ कौन आना चाहता है, जिस पे आधे एम्प्लॉयज उसके साथ चले जाते हैं। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अब एपिसोड 4 डर्टी लिटिल लाइज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां टीवी पे एक रियलिटी शो देख रही हैं। इस शो में एक कंटेस्टेंट टीना भी है। टीना वही लड़की है जिसके साथ रजत का वीडियो लीक हुआ था। वो शो की TRP बढ़ाने के लिए रजत के बारे में बात कर रही थी। तभी यहाँ नियोनिका आ जाती है और बच्चों को डांटती है, उनसे सोने को कहती है। नियोनिका भी ये सब देख काफी अपसेट थी।
अगले दिन हम एक नए केस को देखते हैं। सिल्वर विस्टा कंपनी के वर्कर्स से ओवरटाइम करवाया जाता था। उनसे दो दो शिफ्ट में काम करवाया जाता था। साथ ही जो हाइड्रोलिक पंप था वो भी ओवरलोड हो गया था, जिन्हें चेंज करने की जरूरत थी। मगर इस कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे एक हादसा हुआ और काफी सारे वर्कर्स की जान चली गई। अब ये कंपनी हर एक वर्कर की फैमिली को 1 लाख देने का बोलती है, मगर विशाल के हिसाब से ये लोग थोड़ा ज्यादा डिजर्व करते हैं। अब ये केस कोर्ट में जाता है और विशाल को 3 दिन मिलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। धीरज और नियोनिका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन के बाद इस कंपनी की एक बंदी इन्हें आकर कहती है कि हमारी कंपनी गलत कर रही है, आप बस इंटरनेट पे रोहिणी टॉवर सर्च कर लेना और हम मिले थे ये किसी को मत बताना। पर अगली हियरिंग में नियोनिका रोहिणी टॉवर का जिक्र करती है। अपोजिशन काफी घबरा जाता है। खुद को कमजोर पड़ता देख अपोजिशन लॉयर या नियोनिका को उस नाम से बुलाती है जिसके साथ उसके पति की वीडियो लीक हुई थी। ये सुन नियोनिका अपना आपा खो देती है और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जिससे ये सेशन यही रोक दिया जाता है। नियोनिका बहुत अपसेट होती है। सना से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो राजीव से मिलकर उससे कहती है कि तुम्हारी बीवी बहुत भोली है, उसे काफी परेशान भी किया जा रहा है, तुम उसकी हेल्प करो। राजीव इलियास से बात करता है। हम देखते हैं कि उस रियलिटी शो में टीना को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है। वहाँ सारे कैमरास ऑफ कर दिए जाते हैं। तब वहाँ इलियास आता है। वो उससे राजीव और उसकी पत्नी का नाम लेने से मना करता है। साथ ही वो कहता है कि तुम आज ही ये शो छोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बबलू खान को कॉल करूंगा। बबलू का नाम सुनकर ये डर जाती हैं, क्योंकि वो एक गैंगस्टर था, और शो छोड़ने को मान जाती हैं। रोहिणी टॉवर के बारे में और जानने पर इन्हें पता चलता है कि प्रत्युष नाम का एक इंजीनियर ये जानता था कि जैक्स ओवरलोड हो रहे हैं, उन्हें चेंज करने की जरूरत है, लेकिन अब प्रत्युष कहीं गायब हैं। साथ ही इन्हें ये भी पता चलता है कि उस हादसे वाली रात प्रत्युष और ऋचा एक होटल में साथ में थे। अब अगर कोर्ट में ये बात प्रूव करनी है तो ऋचा को कोर्ट में गवाही देनी होगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऋचा और प्रत्युष उस रात साथ में थे। इनका अफेयर था, पर ऋचा ऐसा करने से मना करती है। वो नियोनिका से कहती है कि मेरा बच्चा है, पति है, अगर उनको पता चल गया तो मेरा घर टूट जाएगा, और घर टूटने का दर्द तुम जानती हो। इस पे नियोनिका ऋचा को अलग से क्रॉस एग्जामिन करने का बोलती है, ताकि ये बात किसी को पता ना चले। मगर अपोजिशन लॉयर का कहना है कि जो भी बात है सबके सामने करो। ना चाहते हुए भी ऋचा का बयान इन्हें कोर्ट में लेना पड़ता है। अब हम जूही को देखते हैं। जूही एक ब्यूटी पार्लर में जाती है। सीट खाली होने पर भी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि आपके लिए यहाँ जगह नहीं है। वो उसे खूनी भी बुलाती है और इस इंसिडेंट की कोई वीडियो बना लेता है। दक्ष ये वीडियो न्यूज में चलाता है। वो कहता है कि जूही वापस अपने पुराने रूप में आ रही है। वो खुद को ग्रूम करके फिर से किसी पैसे वाले को फंसाना चाहती है। जूही ये सब सुन नहीं पाती और स्लीपिंग पिल्स खा लेती है, जिससे वो कोमा में चली जाती है। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बचे हुए 4 एपिसोड भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो।